हेलो स्टूडेंट्स, पीडीएम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने 10वां लेसन चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, जिसमें अपना टॉपिक था पहले एल्किल हैलाइड का और एरिल हैलाइड का, जिसमें अपन ने और एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण देख लिया था, उनका नामकरण हो गया था। अब अपन ये देखेंगे कि एल्किल जो हैलाइड होते हैं, यानी कि RH, एल्किल का मतलब R, हैलाइड का मतलब X, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति देखनी है। CH बंध प्रकृति का मतलब ये हुआ कि जो अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं RH, उसमें जो R परमाणु होता है वो एल्किल होता है, और इस एल्किल में जैसे अपन CH3 ले सकते हैं मान लीजिए, और इस हैलोजन की जगह Cl ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो बंध होगा ये कार्बन के बीच में और हैलोजन जो Cl है इसके बीच में होगा। तो ये बंध हुआ इनका कार्बन और Cl के बीच में। तो कार्बन तो कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। हैलोजन जैसे क्लोरीन अपन ले रहे हैं तो ये हैलोजन हो गया, तो इनके बीच का जो बॉन्ड हो गया ये बॉन्ड हो गया। इस बॉन्ड को अपन बोल रहे हैं CH बॉन्ड। अब इस CH बॉन्ड की प्रकृति अपने को देखनी है। इस CH बॉन्ड में जब एल्किल हैलाइड बनाते हैं, मान लीजिए अपन सिंपलेस्ट एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसके लिए लेते हैं अपन CH3Cl। इस CH3Cl में कार्बन की संकरण अवस्था निकालें, और संकरण अवस्था निकालना अपने पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें सीखा था, जिसमें अपन ने ये बताया था कि ये कार्बन परमाणु है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन H H H और एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। सिग्मा बंध काउंट करते हैं, और सिग्मा बंध काउंट करते हैं और उसके बाद अपन संकरण निर्धारित करते हैं। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, फिर ये 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, 4 सिग्मा और ये 4 सिग्मा का जो संकरण बताया था उसको बताया था अपन ने sp3, और sp3 संकरण की जो आकृति होती है उसको अपन ने बताया था कि इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है, चतुष्फल की है। अब इस CH3Cl में ये जो कार्बन परमाणु है सेंट्रल एटम हो गया, केंद्रीय परमाणु। ये केंद्रीय परमाणु है, इसका S कक्षक, कार्बन परमाणु का S कक्षक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन लिखे तो 1s1 होगा। तो इसका जो कक्षक काम आएगा ऑर्बिटल, वो कौन सा आएगा, S काम आएगा। तो ये भी इसका S कक्षक है, ये हाइड्रोजन S कक्षक, S कक्षक। इधर ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका P कक्षक काम है, तो इसमें अपन लिखा हुआ है कि X परमाणु का P कक्षक। तो कार्बन परमाणु के साथ में 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 तो सिग्मा बंध बन रहे हैं 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा, ये 3 सिग्मा हो गए। एक जो बन रहा है वो sp अतिव्यापन के द्वारा बन रहा है। sp अतिव्यापन अपन ने क्यों कहा इसको, उसके लिए देखना क्यों कहा, उसके लिए अपन ये देखते हैं कि जो कार्बन परमाणु है इस कार्बन परमाणु का तो अपन ने लिया है S कक्षक, और जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका अपन ने लिया है P कक्षक। तो S कक्षक और P कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और उसको अपन कहते हैं sp अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक S कक्षक होता है, एक मान लीजिए P कक्षक होता है, दोनों S कक्षक और P कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं इस तरीके से, उसको अपन कहते हैं sp अतिव्यापन। तो ये हो गया sp अतिव्यापन। इसके द्वारा जो ज्यामिति बन के आई है वो ज्यामिति कौन सी बन के आई, चतुष्फल की ज्यामिति। तो ये तो हुई एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp3, और इसकी जो आकृति बनती है वो कौन सी बनी, चतुष्फल की आकृति। अब अपन जो देख रहे थे कि जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड का कार्बन परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु, इस बंध की प्रकृति देखनी है अपने को। तो चूंकि अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता होती है, हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता वो ज्यादा होती है। अब जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो बंध के इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ खींच के चले जाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसीलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु की तरफ चले जाएंगे।
तो इस हाइड्रोजन परमाणु पर आ जाएगा ऋणावेश और इस पर आ जाएगा धनावेश। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर। जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच के चले जाते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। देखना एक मिनट, विद्युत ऋणता एक शब्द है, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में अपन इसको EN लिखते हैं विद्युत ऋणता। तो कोई भी सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध, इस सहसंयोजक बंध में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। अब हर एक परमाणु की विद्युत ऋणता होती है, उस विद्युत ऋणता के हिसाब से ही, उसके आधार पे ही बंध के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु की तरफ खिंच के चले जाते हैं। अब जैसे अपन ये देखा C और X, तो X की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसीलिए बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इसकी तरफ जाएंगे, इसीलिए इसके पास तो आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इसके पास आ जाएगा आंशिक धनावेश। इस प्रकार इस बंध के अंदर ध्रुवीय बन गए, पोलर बन गए, ध्रुव बन गए, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसीलिए इस बंध की प्रकृति जो होती है वो उसको कहते हैं अपन ध्रुवीय प्रकृति। तो अपन ने ये देखा कि जो एल्किल हैलाइड का CH बॉन्ड है वो किस प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और ध्रुवीय प्रकृति किस हिसाब से हुई है उसके लिए अपन ने देखा विद्युत ऋणता, और विद्युत ऋणता जिस परमाणु की ज्यादा है बंध के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाएंगे, जिसकी तरफ चले जाते हैं वहां ऋणावेश आ जाता है, जिससे चले जाते हैं वहां पर धनावेश आ जाता है। तो यह हुई अपने पास अपनी CH बंध की प्रकृति। किसी भी एल्किल हैलाइड हुआ, उस एल्किल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति देखी, जिसको आपने कहा कि ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसी ध्रुवीय प्रकृति के आधार पर अपन इनकी क्रियाशीलता देखते हैं। तो ये होता है F2Cl2 Br2 और I2। क्या है? ये हैलोजन है, और हैलोजन जो है एल्किल हैलाइड में ये कोई भी हैलोजन हो सकता है। एक एल्किल परमाणु होगा और उस एल्किल परमाणु का कौन सा एटम होगा? कार्बन होगा। तो कार्बन के साथ में ये तो H जुड़ सकता है, Cl जुड़ सकता है, Br जुड़ सकता है और I जुड़ सकता है। अब हैलोजन परमाणु का आकार बड़ा है तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, ये टूटेगा जल्दी से, ये सबसे कम टूटेगा, ये सबसे ज्यादा टूटेगा, आसानी से टूट जाएगा, रिएक्टिविटी भी इसकी ज्यादा हो जाएगी। इस हिसाब से अपन जो ध्रुवीय प्रकृति है उसके आधार पर अपन ये कहा कि कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा और कौन सा एल्किल हैलाइड कम क्रियाशील होगा। तो वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु आई है, आयोडीन है, वो अधिक क्रियाशील है। अब ये तो था अपना एल्किल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति। अब अपन देखते हैं कि एल्किल हैलाइड के अंदर क्षमावलता पाई जाती है। क्षमावलता आइसोमेरिज्म क्षमावलता क्या होती है? क्या देख रहे हैं? एल्किल हैलाइड में क्षमावलता क्या होता है? क्षमावलता एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है या एक फिनोमिना होता है, प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या एक परिघटना होती है, प्रॉपर्टी या परिघटना, जिसमें क्या होगा? कोई भी दो यौगिक होगा, उस यौगिक का अणुसूत्र तो समान होगा। क्या होगा? अणुसूत्र तो क्या होगा? समान होगा, लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्र या उनकी त्रिविम व्यवस्था ये भिन्न होंगे, ये अलग अलग होंगे। तो जिन यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हो
लेकिन उनकी संरचनात्मक सूत्र या त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे? समावयवी कहलाएंगे। और उनके इस गुण को या परिघटना को अपन क्या कहेंगे? समावयवता, आइसोमेरिज्म। वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूले और जो स्टेरिक ये स्टेरिक अरेंजमेंट है, ये क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसको अपन कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब एल्किल हैलाइड में 3 प्रकार की समवायताएं पाई जाती हैं। तो अपन देख रहे हैं एल्किल हैलाइड में समवायता। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में समवायता। एल्किल हैलाइड में 3 प्रकार की समवायता सामान्यतः पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता एक होती है स्थिति समवायता, 11th क्लास में भी है स्थिति, श्रृंखला समवायता, स्थिति समवायता। और एक आएगी प्रकाशिक समवायता। प्रकाशिक समवायता, प्रकाशिक समवायता के लिए अपना अलग से है 12th में 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है त्रिविम रसायन वाला, वहां पर इसकी डिटेल की जाएगी, वहां पर इसकी ज्यादा व्याख्या की जाएगी। अभी अपने को श्रृंखला, स्थिति और प्रकाशिक समवायता तीनों को शॉर्ट में देखना है। देखना, जो भी समवायता होगी, जिस प्रकार की समवायता होगी, उसमें उसके नाम के अनुसार वही चीज डिफरेंट मिलेगी। कैसे? देखने दो, क्या लिखा था अपन ने? अणुसूत्र तो समान हो, अणुसूत्र जो है वो तो समान हो, लेकिन उनकी संरचना या त्रिविम जो अरेंजमेंट है, त्रिविम व्यवस्था जो है वो डिफरेंट मिलेगा। अगर श्रृंखला समवायता है तो श्रृंखला अलग मिलेगी, और यदि स्थिति समवायता है तो उनके अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन उनमें जो समूह होगा, क्रियात्मक समूह वगैरह, उसकी स्थिति अलग अलग होगी। प्रकाशिक समवायता इन दोनों से अलग है, तो उसको अलग से अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं श्रृंखला समवायता। तो डिटेल से करते हैं इसको। श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता के लिए अपन वही लिखेंगे कि अणुसूत्र तो समान होंगे। श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता, अणुसूत्र तो समान, अणुसूत्र समान, लेकिन श्रृंखला भिन्न भिन्न होगी। क्या कहा था अपन ने? अपन ये पढ़ा कि जो भी समवायता होगी, जिसके समवायता के आगे जो नाम लिखा हुआ है ना, याद कैसे रहेगा? वो याद करने का तरीका बता रहा हूं। कोई भी समवायता हो, उस समवायता के बारे में अपने को देखना है। तो समवायता के आगे एक शब्द लिखा हुआ होगा, जो भी उसका नाम होगा। जैसे श्रृंखला समवायता है, तो आप सीधी ये बात तो सभी में लिखेंगे कि अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन उस यौगिकों की श्रृंखलाएं अलग अलग बनती हो, तो उन यौगिकों को तो कहेंगे अपन श्रृंखला समवायवी, और उनके इस गुण को कहेंगे अपन श्रृंखला समवायता। एग्जाम्पल देखते हैं, देखने दर। CH3 CH2 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 Cl, CH3 CH Cl CH2 CH3, 1 2 तीसरा देखो CH3 CH CH3 CH2 Cl, 4th CH3 C CH3 CH3 Cl। अब ये 4 एग्जाम्पल अपने पास में है। इन चारों एग्जाम्पल में देखना, अणुसूत्र समान होना चाहिए, श्रृंखला डिफरेंट होनी चाहिए, तब तो श्रृंखला समवायता है, अन्यथा नहीं है। देखो कैसे काउंट करेंगे। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। Cl का ये कार्बन नहीं है, Cl तो खुद ही एक परमाणु है, तो अलग अलग मत काउंट कर लेना कि C अलग है, ये अलग है, नहीं। Cl क्लोरीन ही एक परमाणु है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 तो कार्बन ही है, C4। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 2 7 2 9, C4H9। हाइड्रोजन कितने हैं? Cl। क्लोरीन कितने हैं? 1। उसका ऐसे कैसे लिख दिया। अब सभी में देखो इतने ही है क्या?
एक कार्बन, 2 3 4, 8 काउंट करते हैं, 3 4 2 6 3 9, एक Cl। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 6 2 8 1 9। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन, 8 काउंट करो, 3 3 6 3 9 और एक Cl। इसका मतलब सभी में 4 तो कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है, एक Cl है। तो अणुसूत्र तो क्या हुआ, अणुसूत्र हुआ इसका C4H9Cl। लेकिन इस सभी में ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु, इसकी श्रृंखलाएं अलग अलग बनी हुई है। देखो Cl परमाणु एक सीधी श्रृंखला में लगा हुआ है, तो N है, ये नॉर्मल चेन है, ये सेकेंडरी हो गई, ये ऐसा हो गया, ये हो गया, तो ये तो N हो गया, N ब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड। ये हो गया सेकेंडरी, द्वितीयक, द्वितीयक 2 डिग्री वाला है, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और डिग्री कैसे निकालते हैं वो अपने पिछले वाले लेसन में, लेक्चर में अपने पढ़ लिया था। ये है आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और ये हो गया नियो, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, सॉरी टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे इसको अपन, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इन सभी का अणुसूत्र समान है, लेकिन श्रृंखलाएं अलग अलग बनी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा अपने, श्रृंखला समावर्तन। ठीक, अब उसके बाद दूसरी आती है स्थिति समावर्तन। अणुसूत्र समान है, श्रृंखला अलग है, तो श्रृंखला समावर्तन। स्थिति की बात है तो अणुसूत्र समान रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति अलग अलग रहेगी, तो उसको अपन क्या कह देंगे, स्थिति समावर्तन। देखना अपन बात कर रहे थे श्रृंखला समावर्तन, और श्रृंखला समावर्तन के बाद में है स्थिति समावर्तन। स्थिति समावर्तन, इस स्थिति समावर्तन के लिए आपने बताया था कि कोई भी समावर्तन हो, समावर्तन के आगे जो शब्द लगा हुआ, जो वर्ड लगा हुआ है ना, यही चीज इसकी डिफरेंट मिलेगी। तो अणुसूत्र तो समान रहेंगे, तो अपन क्या कहेंगे, अणुसूत्र तो समान रहेगा। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन हाइड्रोजन जो परमाणु है, एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो डिफरेंट मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। हाइड्रोजन की स्थिति जो होगी वो क्या मिलेगी, भिन्न भिन्न मिलेगी, उसको अपन कहेंगे स्थिति समावर्तन। एग्जाम्पल देखना, CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CH और CH3। इन दोनों एग्जाम्पल में अपन ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 2 3, तो C3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7, C3H7 और ये Cl। इसमें कितने हैं, 3 कार्बन है, और 3 3 6 1 7 7 हाइड्रोजन है, और एक क्लोरीन है। तो इसमें देखना अणुसूत्र दोनों यौगिकों का समान है। इसका तो नाम हुआ 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन आपस में स्थिति आइसोमर है, स्थिति समावेशी है, जिसमें अणुसूत्र जिनका समान है, लेकिन जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी स्थिति अलग अलग है। इसमें हाइड्रोजन 1 नंबर पे ही है, 1 2 3, इसमें हाइड्रोजन 2 नंबर पे है, 1 2 और 3। तो हाइड्रोजन की स्थिति यहाँ 1 नंबर है, यहाँ हाइड्रोजन की स्थिति 2 नंबर है। तो हाइड्रोजन की स्थिति अलग अलग होने के कारण ये दोनों क्या हुए,
स्थिति समावयवी। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं C4H9Cl का। देखना सर, अपने पास है C4H9Cl। देखो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं हम कि C4H9Cl के कितने स्थिति समावयवी बनेंगे, समावयवी बनते हैं। C4H9 की कितने स्थिति समावयवी बनते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें तो ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन आ गया उसमें 1 दे दे, दूसरा ऑप्शन दे दे उसमें 2 दे दे, तीसरा जो ऑप्शन हो जाए उसमें 3 दे दे, और चौथा जो ऑप्शन हो जाए उसमें 4 दे दे। अब चेक करते हैं कितना आंसर आएगा इसका। प्रोटिकल में इसको बनाना होता है तो बनाते हैं अपन। 4 तो कार्बन होना चाहिए, 9 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 Cl होना चाहिए। तो देखो CH3 CH2 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 Cl हो गया। 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट है CH3 CHCl CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 Cl। 1 2 3 और नंबर 4 यहां बना देते हैं। नंबर है 4 CH3 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 Cl। नाम देखो, पहले दिन का नाम अपन ने पढ़ भी चुका है। आईपीसी नोमेनक्लेचर अपन पहले वाले लेक्चर में बता दी थी कि किस प्रकार से इनका आईपीसी नाम लिखा जाता है। फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ध्यान देखो, इसको बोलेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 2। ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि 1 2 3। सबसे लंबी चेन होनी चाहिए ना। अगर इधर से करते हैं तो एक इसको दिया, 2 इसको दिया, वो तो होगा नहीं, सबसे लंबे होनी चाहिए। तो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 3 की बनेगी। तो क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 पे Cl है, 2 पे मेथिल है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो कितने आइसोमर बने इसके? एक तो ये बन गया, 2 3 और 4। तो आंसर क्या हुआ अपना ये वाला 4। अब एल्किल हैलाइड में 2 समावता हो गई है। पहली तो थी श्रृंखला समावता, दूसरी थी अपने पास स्थिति समावता। फिर देख लो एक बार, ऐसे क्वेश्चन आएगा C4H9Cl के कितने स्थिति समावयवी बनते हैं या कितने बनेंगे, उनको बनाइए। ऑब्जेक्टिव टाइप से आता है तो इस प्रकार से बना देंगे अपन कि 4 बनते हैं। इसके कैसे बने वो बना के देखो। इस प्रकार से कार्बन सेम होना चाहिए सभी के अंदर, हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, Cl सेम होना चाहिए। फिर इनके सूत्र लिखते जाओ, संरचनात्मक सूत्र, और सूत्र वगैरह अपनी 11th में भी लिखा है, कितना आता है अपने को सब कुछ। अब अपन तीसरी समावता देखते हैं एल्किल हैलाइड में, और उसका नाम है प्रकाशिक समावता। तो तीसरी समावता आएगी प्रकाशिक समावता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो ये पूरा चैप्टर ही आएगा त्रिविम रसायन के अंदर, उसमें अपने डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि प्रकाशिक समायुक्त क्या होते हैं, किन यौगिकों में प्रकाशिक समायुक्ता पाई जाती है। उसका शॉर्टलाइज करते हुए अपने इसको एल्किल हैलाइड में देखेंगे। सबसे पहले प्रकाशिक समायुक्ता के लिए उस यौगिक में जो भी यौगिक होगा उसमें किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। क्या उपस्थित होना चाहिए? किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए, ये शर्त है इसके लिए, किरेल कार्बन उपस्थिति होना चाहिए। और जिस अणु में किरेल कार्बन उपस्थित होता है वे प्रकाशिक समायु बनाते हैं या प्रकाशिक समायुक्ता दर्शाते हैं, तो वे प्रकाशिक समायवी होंगे। और जो प्रकाशिक समायवी होते हैं उनके दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं, अध्यारोपित और लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं। ये तीन बातें ध्यान रखो आप कि प्रकाशिक समायुक्ता उन्हीं यौगिकों में पाई जाएगी जिनके अंदर एक किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए, और जिस भी यौगिक के अंदर किरेल कार्बन उपस्थित होगा वे प्रकाशिक समायवी होंगे। और जो प्रकाशिक समायवी होते हैं उनके दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। कैसे देखना, मान लीजिए ये कोई अपना हाथ है, इसका मिरर इमेज ले, मिरर इमेज का मतलब इसका उल्टा लेना अपने को। तो मिरर में इसको अब जब देखेंगे ना तो इधर का जो अंगूठा है वो इधर दिखाई देगा, तो इस प्रकार से दिखाई देगा अपने को। तो इस हाथ की मिरर इमेज हो गई ये। अब इन दोनों को जैसे मान लीजिए इस इमेज को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो इसके ऊपर सही तरीके से फिट नहीं बैठता है ये, तो इसको बोलते हैं अध्यारोपण, ओवरलैपिंग। क्योंकि अगर इसको उठा के ऐसे रखते तो ओवरलैपिंग होती है इसकी पूरी, सुपर इम्पोज जिसको बोलते हैं अध्यारोपण। लेकिन इसकी इमेज को उठा करके इधर ऐसे रखते हैं तो इसके ऊपर यह अध्यारोपित नहीं हुआ। तो यही कहा अपन ने कि किरेल कार्बन उपस्थित से प्रकाशिक समायु होंगे, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखता हूं। एग्जाम्पल के लिए अपन सबसे पहले